तो जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा चार्जेस के बारे में, हमने देखा था कि कैसे एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से हमारे पास चार्जेस ओरिजिनेट होते हैं और इन्हीं की एप्लीकेशन की बेसिस पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स चार्ज्ड होते हैं। तो हमारे पास प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज थे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज थे, और हमने देखा था कि सिर्फ ये एक कन्वेंशन है। और अब इन्हीं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो सकते हैं। जैसे कि हमने अपने पास इस एग्जांपल को देखा था कि अगर हम अपने बालों के साथ एक गुब्बारे को रगड़ें तो गुब्बारा और बाल चार्ज हो जाते हैं। होता ये है कि हमारे बालों के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल कर गुब्बारे में चले जाते हैं, सारे नहीं, कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन्स निकल कर गुब्बारे में चले जाते हैं। तो अब बाल के पास पहले तो एक एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जैक्टली सेम है। तो पहले तो हमारे पास बाल न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे ही हमने इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए, प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही हैं। तो ये वाली साइड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, हमारे बाल हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं एज अ होल। और हमारे पास जो गुब्बारा है इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं तो ये अब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और अब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को ओवरऑल अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इसको हमने पहले भी पढ़ा है। अब अगर आपका ये सवाल है कि प्रोटॉन्स क्यों नहीं मूव हुए, यानी कि प्रोटॉन्स के पास भी चार्ज है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ से प्रोटॉन्स निकल के चले जाएँ या यहाँ से प्रोटॉन्स निकल के इधर आ जाएँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ही ट्रांसफ़र क्यों हुआ है? तो इसका रीज़न ये है कि प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र नॉर्मल केसेस में इस तरह रबिंग, फ्रिक्शन वगैरह से या काफ़ी काफ़ी एडवांस केसेस में भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स स्टक हैं एक एटम के सेंटर में, जुड़े हुए हैं बहुत ताकत से। आप फ्रिक्शन से इनको नहीं निकाल सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो ऑर्बिट में बाहर घूम रहे हैं, वो इतने इतने लूज़ होते हैं कि अगर आप थोड़ी बहुत फ्रिक्शन लगाएं तो वो यहाँ से निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे एटम से। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ही पॉसिबल है। और जब आप चीज़ों को चार्ज करते हैं तो असल में इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है, प्रोटॉन्स का फ्लो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो उससे भी सेम चीज़ हो जाती। तो हो सकता है हमारे पास अगर ये पॉसिबल होता तो यहाँ से यहाँ प्रोटॉन्स चले जाते, तब भी ये नेगेटिव चार्ज हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र ही होता है। अब जैसे जैसे हम चार्जेस के अंदर मज़ीद डिटेल में जाते गए तो हमें अब चार्ज क्वांटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती गई। और यहाँ पर मेरा क्वांटिफिकेशन से क्या मतलब है, तो यहाँ पर ये लफ्ज़ क्वांटिफिकेशन है, इसका क्या मतलब है? तो तसव्वुर करें कि आपके पास दो दो लंबाइयाँ हैं। तो मान लें कि आपके पास दो स्टिक्स हैं, एक स्टिक इतनी है और दूसरी स्टिक आपके पास कुछ इतनी है। अब अगर हम लोगों ने इनको कंपेयर करना है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वाली जो स्टिक है ये हमारे पास स्मॉल है, जो कि हमें नज़र आ रहा है, और ये वाली स्टिक हमारे पास लार्ज है, लंबाई के केस में कि कितनी ये लंबी है। लेकिन ये कोई फ़िज़िकल तरीका नहीं, ये कोई फ़िज़िक्स का तरीका नहीं कि आप डायरेक्ट स्मॉल और लार्ज कर दें, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर हम कंपैरिज़न कर पा रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअल नंबर्स चाहिए इनको डिफ़ाइन करने के लिए। हम इतना कंपैरिज़न नहीं कर पा रहे हैं कि ये कितनी इससे छोटी है और अगर एक तीसरी आ जाए तो वो इससे छोटी होगी, इससे बड़ी होगी, तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल होती जाएँगी। तो हमें नंबर्स चाहिए चीज़ों को क्वांटिफ़ाई करने के लिए। तो हमने इसी मसले से निपटने के लिए लेंथ को क्वांटिफ़ाई कर दिया। हमने कहा कि एक लेंथ है, हम कोई सी लेंथ ले रहे हैं, उसको हम लोग कह देते हैं 1 मीटर। तो मान लें हमने इतनी लेंथ को 1 मीटर कह दिया है और अब हम कहते हैं बाकी लेंथ्स को इसके मुताबिक नाम लेते हैं। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये 1 है और इसके बाद आधा मीटर तकरीबन और है, तो हम कह देते हैं कि ये 1.5 मीटर्स है। अब हमारे पास एक्चुअल नंबर्स हैं, हमने लेंथ को क्वांटिफाई कर दिया है और लेंथ के यूनिट्स बना दिए हैं। अब यही सेम चीज़ हमें चार्ज के साथ करनी थी। तो अब तसव्वुर करें कि मेरे पास दो बॉल्स हैं, ये रही मेरी पहली बॉल और ये रही मेरी दूसरी बॉल, और ये दोनों एग्जैक्ट सेम बॉल्स हैं। मैं इन दोनों को चार्ज करूँगा तो पहली वाली में से मान लें कि मैं 3 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूँ, यानी कि 3 × 10⁻² इलेक्ट्रॉन्स इस बॉल के अंदर से निकाल देता हूँ। तो मैं इस बॉल को पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से निकल रहे हैं, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इस बॉल के अंदर से मैं 7 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूँ, मैं 7 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूँ, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज इसकी बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा है, देखें आप तकरीबन डबल से भी ज़्यादा होगा। तो ऑल्दो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, लेकिन एक का चार्ज दूसरे की निस्बत थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। अब हमें क्वांटिफिकेशन चाहिए। हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये चार्ज कम है और ये चार्ज ज़्यादा है, लेकिन हमें फिजिक्स के अंदर नंबर्स चाहिए, एक्चुअल नंबर्स चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए। तो आपके ख्याल में कौन सा तरीका है
जिससे हमने लेंथ के साथ किया कि हमने कहा ये लेंथ 1 मीटर है, इस चीज़ को हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, बाकी लेंथ इसके मुताबिक होंगी, अगर वो इस लेंथ के 2 टाइम्स है तो वो 2 मीटर्स होगा। तो हम कौन सा एक फंडामेंटल यूनिट सेट करें, हम कौन सा एक बेसिक यूनिट सेट करें कि जिसके मुताबिक हम बाकी चार्जेस को कह देंगे ये इससे इतना टाइम ज़्यादा है, ये इससे इतना टाइम ज़्यादा है। तो ये चीज़ कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है कि जो सबसे छोटा चार्ज है हमारे पास वो किसका है, वो यहाँ तो प्रोटॉन का है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का है। हमारे पास जो प्रोटॉन है, अगर ये मेरे पास प्रोटॉन है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो ऑल्दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रोटॉन से काफ़ी छोटा होता है मास में, लेकिन इनका चार्ज एग्जैक्टली इक्वल है, बस साइन के डिफरेंस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। लेकिन जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जो चार्ज की ताकत है, कि अगर ये जो प्रोटॉन है ये अगर अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जितनी ताकत से अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव प्रोटॉन्स को उतनी ही ताकत से अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन के पास ज़्यादा ताकत है, जो कि हम इस केस में देख रहे हैं, इसके पास ज़्यादा ताकत है, इसके पास कम ताकत है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास एग्जैक्टली सेम ताकत है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो क्यों ना हम लोग जो चार्ज का फंडामेंटल यूनिट है वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेट कर दें। तो हमने यही किया, हमने कहा कि हम लोग जिस तरह से हमने लेंथ में मीटर सेट किया, हम लोग चार्ज के लिए एक फंडामेंटल यूनिट सेट करने वाले हैं, जो कि एक हमारे पास एलिमेंट्री यूनिट है, एक हमारे पास जो सबसे बेसिक चार्ज है उसका यूनिट है। हमने कहा हमारे पास एक एलिमेंट्री यूनिट है जिसको हम लोग ई से डोनेट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, और हमने कहा कि ये हमारे पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो 1e है, और इसके मुताबिक हम अपने बाकी चार्जेस को नापेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हुआ वो सिर्फ इसके ऑपोजिट है, तो हम कहते हैं वो -1e है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन्स के पास कितना चार्ज है, 2e, दो इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज है, -2e। तो इस तरीके से हम अपने चार्ज को क्वांटिफाई फाइनली कर चुके हैं। हमने मीटर की तरह एक बेसिक यूनिट सेट कर दिया, और अब हम 2 मीटर्स 3 मीटर्स इसके मुताबिक चलते जाएंगे। अब जिस तरीके से हमने बेसिक यूनिट सेट किया था मीटर्स, लेकिन जैसे जैसे लेंथ बहुत बढ़ती जाती है हम मीटर के साथ प्रीफिक्सेस लगाते जाते थे, जैसे किलोमीटर हो गया, क्योंकि अब अगर 1 किलोमीटर है तो उसको मीटर्स में भी हम नाप ज़रूर सकते हैं 1000 मीटर्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको नापना, तो हमने किलोमीटर्स में चले गए। इसी तरीके से ऑल्दो बेसिक यूनिट हमारे पास ई है, एलिमेंट्री यूनिट, लेकिन हमने इसको चूँकि हम ज़ाहिर है अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर -1 ही है, आप देखेंगे हम लोग ट्रिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स निकाल के चार्जेस नाप रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग ई की सूरत में चार्जेस को लिखने लगे तो वो तो बहुत लंबे नंबर्स हो जाएंगे। तो हमने कहा कि डायरेक्ट हम लोग इसी ई के बेस पर एक बड़ा यूनिट बना देते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया कूलॉम। कूलॉम, हमने कहा हमारे पास जो 1 कूलॉम है वो हमारे पास इक्वल होगा, या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, हम लोग यहाँ पर हल्का फुल्का राउंड करेंगे, 6.24 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेस के। इसका ये मतलब है कि दूसरे अल्फाज में इसका ये मतलब है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज वो चार्ज है जो कि 6.24 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स के पास है, या -1 कूलम ऑफ चार्ज वो चार्ज है जो कि 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के पास है। मैं रिपीट करूंगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज वो चार्ज है जो कि 6.24 इंटू 10⁻18, जो कि एक ह्यूज नंबर है, प्रोटॉन्स के पास होगा, वो सारा चार्ज मिलाकर 1 कूलम है। और 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो ये ई इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है, ये एलिमेंट्री चार्ज का है, नेगेटिव ई इलेक्ट्रॉन है, ई प्रोटॉन का चार्ज है। तो 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के पास जितना चार्ज होगा वो -1 कूलम होगा। तो हमने फाइनली चार्ज को क्वांटिफाई कर दिया। अब क्या आप इन दोनों के चार्जेस मुझे बता सकते हैं? तो इसके अंदर से हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले? हमने इसके अंदर से निकाले हैं 3 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि हमने इसके अंदर से इतना नेगेटिव चार्ज निकाला है, तो ऑफ कोर्स इतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हमें पता है पहले से इसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली इक्वल थे। अगर हमने इसके अंदर से इतने इलेक्ट्रॉन्स 3 इंटू 10⁻12, ये ई माइनस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं, तो इसके पास जो एक्सेस प्रोटॉन्स आएंगे वो भी एग्जैक्ट इतने ही होंगे, क्योंकि एटम के अंदर ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो हमारे पास इसके पास जो एक्सेस प्रोटॉन्स हैं वो है हमारे पास 3 इंटू 10⁻12 प्रोटॉन्स। तो अब हमारे पास इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? जो 3 इंटू 10⁻12 प्रोटॉन्स का चार्ज होगा। तो देख लेते हैं हमारे पास एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है। हमारे पास एक प्रोटॉन का चार्ज है 1e,
तो हमारे पास 3 × 10⁻12 प्रोटॉन्स का कितना चार्ज होगा, यानी कि 3 ट्रिलियन प्रोटॉन्स का कितना चार्ज होगा। तो हमारे पास 3 ट्रिलियन प्रोटॉन्स का कितना चार्ज होगा, दोनों तरफ आप लोग 3 ट्रिलियन से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 10⁻12 ई। तो ये है हमारे पास इस बॉल का चार्ज। इस बॉल के ऊपर हमारे पास 3 × 10⁻12 ई का चार्ज है। यहाँ हम लोग इसको कूलॉम्स में लिख रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर हो गया है। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं ये रिलेशनशिप बनाऊँ कि 1 ई कितने कूलॉम्स के इक्वल है, 1 ई कितने कूलॉम्स के इक्वल है, तो 1.60 × 10⁻⁻19 कूलॉम्स। कैसे निकाला है मैंने, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ यूनिटी मेथड यूज़ किया है कि यहाँ पर अगर 1 कूलॉम इतने ई के बराबर है तो 1 ई, इसको आप उधर जाकर डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास तकरीबन ये नंबर आएगा 1.60 × 10⁻⁻19 कूलॉम्स। तो अब हमारे पास 3 × 10⁻12 ई कितने के कूलॉम्स के बराबर होगा। तो ये हमारे पास बराबर होगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दें 3 × 10⁻12 से, 4.8 × 10⁻⁻7 कूलॉम्स के। तो हमारे पास 3 ट्रिलियन प्रोटॉन्स का चार्ज है 4.8 × 10⁻⁻7 कूलॉम्स। तो हम कहते हैं हमारे पास इस बॉल का चार्ज है 4.8 × 10⁻⁻7 कूलॉम्स। 4.8 × 10⁻⁻7 कूलॉम्स। इस वाली बॉल का क्या ख्याल है, तो ये पॉजिटिव में है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस वाली बॉल का क्या ख्याल है, तो इस वाली बॉल से हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, हमने 7 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, यानी कि इसके पास एक्सेस प्रोटॉन 7 × 10⁻12 हैं। तो अब हमें निकालना है 7 × 10⁻12 प्रोटॉन्स का चार्ज। तो वो मेरे पास किसके इक्वल है, ये जो मेरे पास चार्ज है ये वाला, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय अब 7 × 10⁻12 कर देना, जो कि मेरे पास तकरीबन आता है 1.12 × 10⁻⁻6 कूलॉम्स। तो अब मेरे पास दूसरी वाली बॉल के ऊपर कितना चार्ज है, मेरे पास दूसरी वाली बॉल के ऊपर चार्ज हुआ, मेरे पास दूसरी वाली बॉल के ऊपर चार्ज है प्लस 1.12 × 10⁻⁻6 कूलॉम्स। तो किसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, तो ऑफकोर्स इस वाली बॉल के ऊपर ज़्यादा चार्ज है, ये -7 है और ये -6 है। तो पॉइंट्स इन नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। 4.8 का मतलब ये नहीं है ज़्यादा है, -7 और -6 और -6 10⁻⁻6 काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 10⁻⁻7। जब आप इसको डेसिमल में जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये वाला ज़्यादा बड़ा है। तो ये रही हमारी चार्ज की क्वांटिफिकेशन। हमने चार्ज को फाइनली नंबर्स की फॉर्म में क्वांटिफाई कर दिया है, जिसका हमने यूनिट रखा है कूलॉम, और इसका एलिमेंट्री यूनिट हमारे पास एक चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर।